दगड़ियों, समझता हूँ कि आज की तारीख में हम थोड़ा सा भारत की स्वतंत्रता पर बातचीत कर लें कि स्वतंत्र भारत को किस दिशा में ले जाने की शुरुआत 1947 में हुई थी और आज भारत कहाँ पर खड़ा है। हम जब 1947 में आज़ाद हुए थे तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब देश आज़ाद हुआ तो विभाजन के जख्म ताजी ताजी थे, बाकी पूरा देश लुटा पीटा हुआ था, हमारे पास कुछ था नहीं। तब पहली सरकार जिसका नेतृत्व तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे के पास जो सबसे बड़ा विजन था, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो यही थी कि देश को किस दिशा में ले जाएं और किस प्लेटफॉर्म पर स्थापित करें। नेहरू जी के सामने दो व्यवस्थाएं थीं, एक समाजवादी व्यवस्था और दूसरा जिसको हम कॉरपोरेट के कब्जे की व्यवस्था। लेकिन नेहरू ने औद्योगिक जगत को अपने साथ रखा, लेकिन जो रीति नीति बनाई वो समाजवादी व्यवस्था की बनाई। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी का अगर एक ही जो संवाद उनका है, जो सिद्धांत दे के गए हैं, जय जवान जय किसान, और सीधा सा संवाद है कि भाई किसान कहाँ से आता है, गांव से, और जवान किसान के घर से निकलता है। तो उन्होंने भी समाजवादी व्यवस्था को ही आगे रखा, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म की वकालत वो करते रहे। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी का प्रादुर्भाव होता है राजनीतिक। इंदिरा गांधी के बारे में मैं साफ कह दूं कि परिस्थितियां जो भी थीं और जिस रूप में उनको लाया गया था वो तमाम सवाल हो सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को कई बार आईना दिखाते हुए दिखती हैं। बावजूद उसके इंदिरा गांधी का ही वो दौर था, शुरुआती दौर था, जब नक्सलवाड़ी आंदोलन के रूप में देश ने कहा कि ये जमींदारी प्रथा क्यों, भले ही दिखावे के रूप में, लेकिन इंदिरा गांधी ने जमींदारी प्रथा को कहा नहीं, हम इसको समाप्त करेंगे। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई और बाकी जमींदारी को प्रथा को ख़त्म करने में अहम भूमिका कॉरपोरेट निभाता रहा। इंदिरा गांधी के दौर में अगर हम देखें तो 1975 का दौर जो था वो आपका जो समाज था, एक बृहद समाज, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बिगड़ रही थी, बहुत तेज़ी से। तो वो एक प्रयोग उन्होंने 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम का किया, जो भारत की जनता के टैक्स पर ही आधारित प्रयोग था, और उस प्रयोग के माध्यम से गांव के अंदर जो विकास की रूपरेखा गई, एक कार्यक्रम गई, स्थापना गई, उसमें लंबे समय तक, यानी कि आज तक, एक बृहद भारत जो गाँव के अंदर बसता है या नगरों के अंदर बसता है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी को बनाए रखा, क्रय शक्ति को बनाए रखा। ये महत्वपूर्ण फैसला था, और ये फैसला कम से कम जिसको हम कंपनीवाद कहते हैं या पूंजीवाद कहते हैं, उसको आईना दिखाकर ही लिया जा सकता था, क्योंकि ये जो फैसला था ये कर्ज आधारित नहीं था, मतलब टैक्स आधारित था, कर आधारित था, कि जनता से कर लेकर जनता का विकास। उसके अलावा इंदिरा गांधी के दौर में अगर हम जाते हैं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कहीं ना कहीं औद्योगिक घरानों या जिसको हम कंपनीवाद के रूप में हम जिसको कहते हैं, सरमाएदारों की जो ताकत होती है दुनिया में, उसको कहते हैं, उसको एक चुनौती तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नाम पर दी ही गई। इंदिरा गांधी के समय में अगर हम जाते हैं तो आपातकाल को हम भूल नहीं सकते, और आपातकाल में इंदिरा गांधी की जो बुराई होती है होनी चाहिए। उसकी वजह सिर्फ यह है कि बाकी तो बहुत अच्छा था, काला बाजारी बंद हो गई थी, स्टॉक बंद हो गया था, थाने बिकने बंद हो गए थे, चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही संयम के साथ खड़ा होकर न्याय कानून देखने लगा था, स्कूलों में एडमिशन सबको मिलने लगे थे, इमरजेंसी से बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा था। लेकिन जो काला पन्ना था, जो इमरजेंसी के रूप में पूरी की पूरी व्यवस्था खाकी वर्दी के पुलिस के डंडे के हाथ में दे दी गई और जेलों को इस्तेमाल किया गया,
वो एक काला पन्ना था। और इंदिरा गांधी की अगर इतिहास में भी बुराई होगी, वर्तमान में भी हो रही है, तो वही एक काला पन्ना है। इमरजेंसी के बारे में एक बात और बता दिया जाए कि इमरजेंसी उस समय की मजबूरी भी थी, क्योंकि जिस तरीके से CIA और वही ताकतें जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कठपुतली का काम करती थी अंग्रेज़ों के लिए, वो CIA के हाथ पर खेल रही थी। पूरा देश देख भी रहा था, समझ भी रहा था, इसलिए इमरजेंसी उस समय की मजबूरी थी। लेकिन इमरजेंसी में जो पुलिस का डंडा चला वो असह्य था, अक्षम्य भी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी सामने आते हैं। राजीव गांधी को जो भारत मिला वो एक तरीके से, एक तरफ कॉरपोरेट को इंदिरा जी मजबूत कर रही थी, उनको किनारे नहीं कर रही थी, दूसरा समाजवाद को भी वो जिंदा रखने के तौर तरीकों को अपनाती हुई दिखाई दे रही थी। राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया, और बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट के लिए एक खुला वातावरण बनाने का प्रयास राजीव गांधी करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कॉरपोरेट और समाजवाद दोनों को साथ लेकर चलने का जो वो प्रयोग कर रहे थे, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत साफ दिखाई देती हैं। एक, आप पंचायती राज जनता को सौंपते हैं। ये अलग बात है कि जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से गांव पंचायतें और निकायों को जो ताकतें दी गई, वो अन्य राजनीतिक दलों को और स्टेटों में, राज्यों में कांग्रेस के भी राजनीतिक संगठनों को सहन नहीं हुई। वरना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ तो बहुत मजबूत पंचायत और निकाय व्यवस्था स्थापित हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस भी उस मामले में ईमानदार नहीं रही। और ईमानदार अगर हम देखें तो सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टियों को थोड़ा सा उसका श्रेय दिया जा सकता है, वो भी केरला के अंदर पंचायत राज और निकायों की व्यवस्था को देखते हुए। राजीव गांधी ने पंचायतों को ताकतवर बनाने का जो रास्ता खोला वो उनके समाजवादी स्वरूप को ही दर्शाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कंप्यूटर क्रांति की बात करते हैं, वो मोबाइल जनता के हाथ में पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई देते हैं, जो सीधे सीधे एक औद्योगिक क्षेत्र को भी मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि राजीव गांधी औद्योगिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति के भी प्रबल पक्षधर के रूप में सामने आते हैं। इस दौर में इंदिरा गांधी के ही दौर के हम 2-3 नामों को नहीं छोड़ सकते हैं। देवगौड़ा साहब के नाम को नहीं छोड़ सकते हैं, और चंद्रशेखर जी के नाम को नहीं छोड़ सकते हैं, और ना ही हम छोड़ सकते हैं चौधरी चरण सिंह और BP सिंह को। VP सिंह को अगर हम थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो मंडल कमीशन उसी समाज की भागीदारी की बात करता है, जिस समाज की भागीदारी की बात आज की तारीख में राहुल गांधी भी करते हैं, और जिस समाज की भागीदारी की बात BP सिंह मंडल कमीशन के नाम से करते थे, वही एक समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता भी उनको वो दर्शाते थे कि समाजवाद का मतलब समाजवाद हो, जिसमें 30% या 20% के हाथ में पूरी सत्ता ना हो। ये शुरुआत BP सिंह करते दिखते हैं। और चौधरी चरण सिंह किसान थे, गाँव से आते हैं, लेकिन वो भी कॉरपोरेट से ज़्यादा महत्व सामाजिक अवस्थाओं, समाजवाद को ही देते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर और देवगौड़ा भी। इधर नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2 बड़े नाम। अटल बिहारी वाजपेयी समाजवाद के पक्षधर, धुर पक्षधर कभी नहीं थे, लेकिन जो व्यवस्थाएं स्थापित थी उनको भी, समाजवादी अवस्था के रूप में जो व्यवस्थाएं स्थापित थी उनको भी समाप्त करने के पक्षधर वो कभी नहीं रहे, उसको भी जिंदा रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट या पूंजी या कंपनियों के लिए वो एक सहज, सरल और चौड़े रास्ते खोलने के पक्षधर थे, और वो चाहते। नरसिम्हा राव के समय में जब आप आते हैं तब चीज़ें थोड़ी बदली हुई दिखाई देती हैं। नरसिम्हा राव अपने बगल में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं कंपनी को। कॉर्पोरेट तो इस दिन को देख ही रहा था कि कब सरकार उनको अपने बगल में बैठने दी। ये नरसिम्हा राव की शुरुआत थी, और नरसिम्हा राव ने कॉर्पोरेट को अपने बगल में अगर बैठने दिया तो निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्थाएं जो थी, समाजवादी जो व्यवस्थाएं थी, उनको तो ह्रास होना ही था, क्योंकि समाजवाद और कॉर्पोरेट एक साथ नहीं चल सकता। और नरसिम्हा राव के बाद मनमोहन सिंह के समय में समाजवादी व्यवस्था का बहुत ठेलना और झेलना ही जैसी व्यवस्था वो देखते रहे, वरना वो भी कहीं ना कहीं कंपनियों के ही माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देखना चाहते थे, और
मनमोहन सिंह जानते थे कि जो डॉलर की व्यवस्था पूरी दुनिया के चकाचौंध का केंद्र है, उससे नहीं हटा जा सकता है। जिस कॉरपोरेट को नरसिम्हा राव ने अपने बगल में बैठने की सीट दी थी, उनको मनमोहन सिंह अपने कंधे के साथ खड़ा करने में हिचक नहीं करते हैं। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दूसरे सत्र में जब हम जाते हैं तो शायद मनमोहन सिंह का 8वां वर्ष रहा होगा, तब सोनिया गांधी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कृषि क्षेत्र है, उसके संग छेड़छाड़ ना की जाए। और सोनिया गांधी के इस बयान के बाद अमेरिका के अखबार जो थे वो के बाद खुलकर सामने आ गए। उधर एक घटना और घटी, नैनो को लेकर बंगाल का जो कम्युनिस्ट सत्ता थी वो टाटा के फेरे में फंस चुकी थी और बंगाल की जनता ने उसको देख लिया था, समझ लिया था। और इसी देखने समझने के बीच में नैनो कार के लिए जमीन का विरोध बंगाल में होता है और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ताच्युत होती है और ममता बनर्जी सत्ता में आ जाती है। यहाँ चौंकने वाली बात यह है, देखने की जो गंभीर, कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाया, वो एक नई ताकत को सत्ता में लाए तृणमूल के रूप में अपने ही, और वो भी इस शर्त पर कि क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया, ऐसा लगता था कि वो चावल के खेत में खड़ी और चावल के खेत को कहीं से कहीं तक असर नहीं होने देंगी, वो वादा कर रही हैं। और बंगाल ने उनके वादे पर विश्वास किया। टाटा को गुजरात जाना पड़ा और जब टाटा को नैनो कार के लिए गुजरात जाना पड़ा तब टाटा ने एक बयान दिया था कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, यानी कॉरपोरेट ने, कंपनीवाद ने एक बयान दिया था कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी। ये 10 साल मोदी जी का चल रहा है और 11वां साल शुरू हो चुका है। और इन 10-11 सालों में जब हम उतर के देखते हैं तो समाजवाद के लिए अब जगह दिखाई कहीं नहीं देती। समाजवाद के रूप में नेहरू, जो आपको सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी एयरपोर्ट, सरकारी पोर्ट, सरकारी कंपनियां, सरकारी व्यवस्थाएं नेहरू जी आपको सौंप के गए थे, देश को सौंप के गए थे। अब वो या तो बिक रही हैं या उसको समाप्त किया जा रहा है और सीधे सीधे पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। अब मोदी जी का जो अपना एक तरीका है, वो सीधे सीधे वो कंपनियों के साथ ही देश को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं और वही काम वो कर भी रहे हैं। अब थोड़ा सा 10 साल के बीच में आ जाते हैं। वर्तमान दौर में मोदी जी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, 11वें साल में वो चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का जो पदार्पण है, तो साफ कहते हैं कि जब 100 में 70 आदमी की सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है, तो ये बयान कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है। क्योंकि कॉरपोरेट ने देखा कि भारत में हम किसान बिल लाए थे और सफल नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवाद की ज़मीन बहुत मजबूत थी जिसको एकदम धराशायी नहीं किया जा सकता था। ये कॉरपोरेट देख चुका था। और ऐसे ही समय पर यदि राहुल गांधी 100 में 70 आदमी की वकालत करते हुए सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कॉरपोरेट या कंपनीवाद के लिए तो चिंता का विषय है ही है। और यह चिंता भारतीय जनता पार्टी, RSS, मोदी जी की भी है कि यदि 70 आदमी समझ जाएं कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, वो अपनी हिस्सेदारी मांगने लगें, तो एक मजबूत समाजवाद ही आपको ज़मीन में उतारना होगा, तभी उन लोगों की हिस्सेदारी मजबूत होती है। तो समाजवादी अर्थशास्त्र मजबूती से खड़ा हो सकता है, जिसमें हम गांधी को भी देख सकते हैं। तो वो अर्थशास्त्र, उत्तम खेती, मध्यम बांध, निखित चाकरी, भीख निदान का ही अर्थशास्त्र सामने आ सकता है। और राहुल गांधी के आज की तारीख में जब हम उसको गौर से देखते हैं तो वो कार्ल मार्क्स और गांधी के बीच से एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तब लगता है कि एक नया जो अर्थशास्त्र होगा उसमें कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स भी मौजूद होगा, गांधी भी मौजूद होंगे। और कार्ल मार्क्स और गांधी को मिलाकर अगर कोई नया अर्थशास्त्र सामने आ रहा है तो वही उत्तम खेती, मध्यम बांध, निखित चाकरी, भीख निदान। तो कॉरपोरेट और पूंजीवाद का अर्थशास्त्र है। उसमें कॉरपोरेट और पूंजीवाद को पालने के लिए ये कटोरे थामे हुए लोग उसके बगल में खड़े होने बहुत जरूरी हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी आसारामों के साथ, राम रहीमों के साथ, बहुत बड़े बड़े नेताओं की। और वो नेता जो कॉरपोरेट को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो देश, जब हम
2024 में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो देश के अंदर की स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं दोस्तों। और जब लोकतंत्र है तब हम सब हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए देश के नागरिकों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। और यदि नागरिक को धर्म के रास्ते पर भटका दिया गया हो, नागरिक को जाति के रास्ते पर भटका दिया गया हो, तो निश्चित जानो एक मजबूत आर्थिक देश बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमें घाक की उन पंक्तियों को समझना ही होगा जिसमें कहा गया है, एक ऐसे अर्थशास्त्र की वकालत की गई है कि उत्तम खेती मध्यम बाम निखित चाकरी भीख निदान।